Hello students, so welcome to the RG पाठशाला चैनल फॉर द नीट। गाइस, ये एक डेडिकेटेड चैनल है जो कि आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा इन योर नीट एग्जामिनेशन। हम आज इस पिनाक सीरीज में नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीखने की प्रिपरेशन को चालू करने वाले हैं और इस जर्नी में मैं आपका साथ देने आया हूं और मेरा नाम है संदीप जैन। मैंने अपना बीटेक आईआईटी बीएचयू वाराणसी से किया है और मैं पिछले 9 साल से आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जब आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके पेपर को ऑब्जर्व करते हैं, देन हमें यह पता लगता है कि केमिस्ट्री में बेसिक सवाल से लेकर एक अच्छे लेवल के सवाल को भी एग्जाम में टच किया जाता है। तो इस शुरुआत में हम सबसे पहले उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। तो हम बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और इस बेसिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे चर्चा करेंगे। द पॉइंट इज, इतने बेसिक टॉपिक्स को भी क्यों कवर करना चाहिए? बेटा, नीट 2025 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आपसे सवाल पूछ लिया गया था। है बहुत आसान, लेकिन हम इसको स्किप नहीं कर सकते, राइट? तो इस शुरुआत में हम सबसे पहले आपके लिए लाए हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एज रिगार्डिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमें यह पता है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूज होते हैं जब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक केमिकल रिएक्शन फॉलो करेगी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली हमें टोटल 5 केमिकल लॉज को पढ़ना है। पहला लॉ है यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ है बेटा यहां पे गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड पांचवा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो हम टोटल इन 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला लॉ आपके सामने है बच्चों, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि इसके नाम में ही इस बात को इंडिकेट किया गया है कि यहां पे टोटल मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। मजे की बात यह है कि ये लॉ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही टाइप के प्रोसेसेस पे एप्लीकेबल है, बट ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व्ड नहीं रहता। ओके, तो ये लॉ हमें क्या बोलता है? सबसे पहले लॉ किन्होंने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोइन लवोइजियर, और उन्होंने इस बात को प्रपोज किया था कि किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में टोटल मास कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब टोटल मास में कोई भी बदलाव नहीं आता। जितना मास आपने किसी भी प्रोसेस को चालू करने से पहले लिया था, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको उतना ही मास ऑब्जर्व होता है। एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के प्रोसेस में, इन बिटवीन द प्रोसेस ऑल्सो टोटल मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो व्हाट वी से इज कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन द मास। मास में कोई बदलाव नहीं आता। और जैसा कि आपको मैंने बोला कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस जितना मास प्रेजेंट था, ड्यूरिंग द प्रोसेस भी उतना ही मास प्रेजेंट होगा, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस भी आपको सेम अमाउंट ऑफ मास देखने को मिलने वाला है।
तो हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस में आप मैटर को ना क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, टोटल मास जो होगा वो क्या रहेगा उस समय, कंजर्व्ड रहेगा। मास ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। तो यही बात हम बोलते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अब क्योंकि मेजरली हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करने वाले हैं, तो अगर मैं इस लॉ को किसी भी केमिकल चेंज के पर्सपेक्टिव में रिप्रेजेंट करना चाहूं आपके लिए, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि टोटल मास अगर कंजर्व्ड रहना है, टोटल मास में कोई बदलाव नहीं आना है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना मास कंज्यूम होगा, अगर उतना ही मास वापस से प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा बेटा, वहां पे टोटल मास में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स विल गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास अगर प्रोडक्ट्स का वापस से बन जाए तो हम क्या कहेंगे, टोटल मास में कोई बदलाव नहीं आया। टोटल मास में कोई बदलाव नहीं आया मतलब टोटल मास क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिए ये बात हमने यहां पे लिखी है कि टोटल मास रिएक्टेंट्स का जितना कंज्यूम होगा उतना ही टोटल मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस भी होगा। और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है ना बेटा, ये स्टोइकियोमेट्री का बेसिस बनाता है। स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं बेटा, स्टोइकियोमेट्री में हम रिलेट करते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड को विद द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, एंड मोल्स को हम रिलेट कर सकते हैं विद द मास। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री जो है बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, और इसका एक बेसिक स्टेटमेंट फॉर ए केमिकल चेंज यूज करता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस भी होगा। जैसे एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं बेटा, हम इस केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, मीथेन का कंबशन कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एंड इन जनरल व्हाट वी नो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कंबशन में जाता है, तब वो दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करूं तो मैं ये कहूंगा आपको कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस भी होगा। गाइस इस केस में रिएक्टेंट्स कौन है, इस केस में रिएक्टेंट्स हैं मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो जितना कंबाइंड मास मीथेन का और ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा उतना ही कंबाइंड मास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोड्यूस भी होगा, ताकि रिएक्शन में टोटल मास क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ डेटा के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करें तो हम आपको ये कहेंगे कि लेट्स से इस केमिकल रिएक्शन में 16 ग्राम मीथेन का कंज्यूम हो रहा है और हम ये बोलें कि यहां पे 64 ग्राम ऑक्सीजन का कंज्यूम हो रहा है। 16 ग्राम मीथेन का, 64 ग्राम ऑक्सीजन का कंज्यूम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना कंज्यूम हुआ। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम हुआ दैट इज 80 ग्राम्स। टोटल मास रिएक्टेंट्स का कितना कंज्यूम हो गया बच्चों, 80 ग्राम कंज्यूम हो गया। किस तरीके से, 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहे, 64 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। देन व्हाट वी से कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यहां प्रोड्यूस होगा और उसी के साथ 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें ये सम भी कितना आ रहा है, 80 ग्राम आ रहा है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा
उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस भी होगा। जितना मास मीथेन और ऑक्सीजन का कंबाइंड रिएक्ट कर जाएगा, उतना ही मास क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में CO2 एंड वाटर का भी प्रोड्यूस होगा, जो कि हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी कि टोटल मास रिएक्टेंट्स का कितना कंज्यूम हो रहा है, 80 ग्राम। तो टोटल मास प्रोडक्ट्स का कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 80 ग्राम। जितना मास कंज्यूम हुआ उतना ही मास प्रोड्यूस हो गया, तो टोटल मास क्या रहा बच्चों, टोटल मास कंजर्व्ड रहा। एंड जैसा कि आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे एप्लीकेबल होता है, बट ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व्ड नहीं रहता। तो आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का आप कंज्यूम करवा रहे हो, टोटल मास जितना रिएक्टेंट्स का कंज्यूम करवा रहे हो, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर टोटल मास रिएक्टेंट्स का जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब आपने जो भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया है वो 100% सही है, ठीक है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो इस पे अपन एक सवाल देखते हैं बेटा। जैसे इस सवाल में अपन ने क्या बोला है कि हमारे पास एक मरकरी का सैंपल है और जिसका मास कितना दे दिया, 114 ग्राम दे दिया। किसी भी सवाल को सॉल्व जब आप करेंगे ना, तो सबसे पहले बेस्ट होता है आप वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि मरकरी जो है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो हमें ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मरकरी गिवन है और ये किससे कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। और बेटा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इस केस के अंदर मरकरी 2 ऑक्साइड। अब यहां पे मरकरी 2 का क्या मतलब है, यहां पे मरकरी 2 का मतलब है कि मरकरी पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 का चार्ज आ रहा है। ये मरकरी का एक आयन जो है यहाँ पे उस पे चार्ज कितना है, +2 है, और वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्साइड आयन से कंबाइन कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। मरकरी 2 को अपन क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक भी बोलते हैं, Hg2+, ठीक है। यहाँ पे मरकरी 2 का मतलब क्या है बेटा, फॉर्मूला है HgO और इसका हम एक और नाम बोल सकते हैं, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरस ऑक्साइड के अंदर Hg पे चार्ज कितना होता है, +1 का होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें यह बोला जा रहा है कि जब आपने रिएक्शन को चालू किया, इनिशियली जब आप रिएक्शन को चालू कर रहे हैं उस समय मरकरी का टोटल मास कितना दिया आपको, 114 ग्राम मास दिया गया है। ऑक्सीजन का जो मास स्टार्टिंग में आपको दिया गया है दैट इज 12.8 ग्राम। अब इस सवाल में अगर हम पढ़ें सवाल को तो हमें कहीं पे भी ये चीज गिवन नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या मरकरी ऑक्साइड प्रेजेंट है, क्या हमें ये गिवन नहीं है, ठीक है। हमें बस ये दिया है कि जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो 123.1 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बनेगा, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मास कितना है, 0, ठीक है। इसका कोई भी मास इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको यह बताना है कितना मास ऑक्सीजन का बचेगा। हमें यहां पे इस बात को अज्यूम करना होगा कि टोटल एट द एंड ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा मरकरी जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, पूरा मरकरी जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फाइनली क्या होगा, जब आप फाइनली इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो मरकरी का मास कितना बचेगा, 0 ग्राम। ऑक्सीजन का मास, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच रहे हैं,
तो हमें वो पता करना है, तो हम यहां पे ये चीज को अज्यूम कर सकते हैं कि इसका x ग्राम मास एट द एंड ऑफ रिएक्शन बचेगा। और मरकरिक ऑक्साइड क्या बोल रहे हैं बेटा, कितना बन गया ये टोटल 123.1 ग्राम मरकरिक ऑक्साइड क्या है यहां पे बन गया। नाउ व्हाट वी नो कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस भी होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वो सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जो कि हमें इस सवाल में गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना ऑक्सीजन का मास एट द एंड बच रहा है यहां पे। तो हम जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना मास मरकरी का कंबाइन करेगा, जितना मास ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, दोनों का मिलाकर जितना मास कंबाइन करेगा उतना मास मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रोड्यूस भी होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए कितना मरकरी का मास यहां कंज्यूम हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ मरकरी कंज्यूम्ड, कितना मास मरकरी का यहां कंज्यूम हो रहा है। तो भाई रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो रिएक्टेंट्स का जो इनिशियल मास होता है वो उनके फाइनल मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे अपने से कंज्यूम्ड पूछा जा रहा है, तो अगर आप इनिशियल मास देखें 114 ग्राम और फाइनली कितना बचा ये 0 ग्राम। तो मरकरी का कितना मास कंज्यूम हो गया 114 ग्राम और फाइनली कितना बचा 0 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ मरकरी कंज्यूम्ड इज 114 ग्राम। ऐसे ही जब आप मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पता करेंगे, तो इनिशियल मास आपको इस सवाल में जो ऑक्सीजन का दिया है वो 12.8 ग्राम है और एट द एंड कितना मास बच गया इसका, x ग्राम बच गया। सो 12.8 ग्राम इसका इनिशियल मास आपको गिवन है और एट द एंड इसका x ग्राम मास बच गया है, राइट। तो टोटल मास कितना बचा इसका 12.8 माइनस x ग्राम, ठीक है, राइट। ये इसका टोटल मास बचा हुआ है 12.8, ठीक है। तो इस केस में अच्छा, जैसा हम इस बात को लिख देते हैं बेटा, ये मास बेसिकली कंज्यूम्ड है, ठीक है। ये मास क्या है, कंज्यूम्ड है, राइट। बचा हुआ मास कितना है x ग्राम, कंज्यूम्ड मास कितना है इसका, कंज्यूम्ड मास है 12.8 माइनस x ग्राम, ओके। नाउ मास ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यह हमें सवाल में दिया है बेटा। हमें क्या बोला है 123.1 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास LOCM हम यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ मर्करी कंज्यूम कितना हो गया 114 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया 12.8 माइनस x ग्राम और टोटल मास मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कितना बन रहा है बच्चों 123.1 ग्राम, ठीक है। तो ये टोटल मास मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यहां प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इंप्लाई करेगा जब आप यहां पे x की वैल्यू को डिटरमिन करने जाएंगे बेटा, तो वो वैल्यू कितनी आएगी 114 प्लस 12.8 और उसमें से आपको 123.1 क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब आप 114 और 12.8 को ऐड करोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 26.8 और 26.8 में से 123.1 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप यहां पे उस x की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज
126.8 माइनस 123.1, तो x की वैल्यू जो हमें सॉल्व करने पे मिलेगी डेट इज 3.7 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो ऑक्सीजन का मास बचेगा डेट इज 3.7 ग्राम, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं यहां पे रिजल्टेंट क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट कितना आ गया बेटा 3.7 ग्राम। ठीक है, कितना मास देखने को मिल गया बेटा अपने को 3.7 ग्राम एट द एंड ऑक्सीजन का मास बचने वाला है। ओके, तो अगर आप मेरे सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो अभी मैंने आपको एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है कि कैसे आप इस सवाल को अप्रोच करने वाले हैं, राइट। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि एग्जामिनेशन में आपको ये चीज समझ आए किस स्टेप के बाद क्या काम किए जाने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास क्या होगा प्रोडक्ट का प्रोड्यूस भी होने वाला है। तो वैसा देखा जाए तो हो सकता था कि आप लोग इस स्टेप को डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने अश्योर किया है कि हम लोग सारे चीजों को बाय बेसिक्स कवर करेंगे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें यह पहले से माना जाएगा कि आपको यह टॉपिक आता होगा, आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा होगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, हम सारी चीजों को बेसिक्स के साथ ही कवर करेंगे। एक एक स्टेप पे आपको बताया जाएगा ये काम क्यों किया गया है, ताकि एग्जामिनेशन में आप कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे नहीं अटके। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यह लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, और उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की, तो जोसेफ प्राउस्ट ने यह हमें कहा था कि जब जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन्होंने ये कहा था कि जब जब एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होने वाली है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो मास रेशो होगा वो एक फिक्स्ड रेशो होगा। मतलब जब जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो इस केस में जो मास ऑफ हाइड्रोजन होगा और जो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा ये एक फिक्स्ड रेशियो होगा। लेट्स से उस रेशियो को मैंने क्या बोला, P/Q बोला। ठीक है, ये रेशियो क्या रहेगा बेटा, एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा। एंड उन्होंने ये भी फोकस किया कि आप H2O का कितना भी मास ले लो, मतलब मुझे H2O 10 ग्राम बनाना है या मुझे 100 ग्राम बनाना है या मुझे 1000 ग्राम बनाना है, इन एवरी सैंपल ऑफ वाटर, एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर बात की जा रही है। ठीक है बेटा, तो एवरी सैंपल ऑफ वाटर मैं उसका कितना भी मास ले लूं, हर मास में के अंदर ऑफ वाटर जो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो किस रेशो में आएगा बेटा, वो P/Q के रेशो में ही आएगा, ये रेशो नहीं बदलता। उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया कि वाटर का सोर्स कुछ भी ले लो आप ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब जो पानी का गिलास मेरे पास रखा है यहां पे, या फिर जो पानी का गिलास आपके पास रखा है, अज्यूमिंग दोनों के पास क्या है, प्योर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट सोर्स, राइट। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है, मैं किसी भी कोने में हूं इंडिया में अभी, तो यहां पे जो वाटर का सैंपल आपके पास प्रेजेंट है और जो वाटर का सैंपल मेरे पास प्रेजेंट है, इन दोनों में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशो होगा ना वो P/Q ही आने वाला है।
इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कुछ भी हो, जैसे वाटर अगर आपको फॉर्म करना है तो देयर इज वन ऑप्शन कि आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर दें। किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन में वाटर प्रोड्यूस होगा, बेसिक सी रिएक्शन है। ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप कोई भी अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस लो और जब आप इनका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, वी नो कि वहां पे भी क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, राइट। तो एक केमिकल रिएक्शन अलग जिसमें हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं, दोनों में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। जो कंबशन रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और जो एसिड बेस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में मास ऑफ हाइड्रोजन और जो मास ऑफ ऑक्सीजन है, इनका रेशियो P/Q ही आएगा, राइट। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट मैं आपके लिए फिर से बोल दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट क्या है, जब भी एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जब भी आप एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, रिगार्डलेस उनकी आप अमाउंट कितनी बना रहे हो, उनका सोर्स क्या है और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, राइट। जैसा कि आपको मैंने वाटर के लिए एक्सप्लेन किया कि रेशियो वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा कितना रहेगा, P/Q ही रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी गॉट कि जब वाटर बनता है तो उसमें एक पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं बाय मास। इसका मतलब ये जो रेशो आपने यहां लिखा है ना, ये रेशो की वैल्यू कितनी है, 1/8 है। ये रेशो की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/8 है, राइट। तो जब जब वाटर की फॉर्मेशन होगी, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। हमेशा ये इसी रेशो में क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं, जिसको आपने इस तरीके से लिखा कि इन वाटर मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 1/8 है। इस 1/8 ऐसा कि जैसा कि हमें पता है कि किसी भी रेशो में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, रेशो के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। तो लेट्स से इसको एक मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं, x/8x। नाउ आई कैन से कि whenever x units of hydrogen will form water, तो उसके साथ 8x यूनिट ऑक्सीजन ही कंबाइन कर पाएगा, ठीक है। तो जब जब वाटर की फॉर्मेशन होनी है, x यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के साथ 8x यूनिट ऑक्सीजन की ही कंबाइन कर पाएगी, ना 8x से ज्यादा ना 8x से कम। एग्जैक्टली इसके x यूनिट के साथ इसका 8x यूनिट बाय मास ही रिएक्ट करेगा। अब अगर तो ये तो कहां से आ गया, यह आ गया आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। लेकिन अगर मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी क्लब कर दूं, मतलब मैं अब यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्लब करने जा रहा हूं, और इससे हम एक नई इंफॉर्मेशन को आपके सामने पुटअप करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा, कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस होगा। अब इस केस में रिएक्टेंट्स कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि जितना मास हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा प्लस जितना मास ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा, उतना ही मास क्या होगा, वाटर का प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना मास कंज्यूम कर रहा है, x यूनिट। ऑक्सीजन का कितना मास कंज्यूम कर रहा है, 8x यूनिट। तो वाटर कितना बनेगा इस केस में, 9x, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई किया ना बेटा, x यूनिट हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा, 8x यूनिट ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, तो कितना रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम हो रहा है, 9x। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, 9x अमाउंट बन जाएगा उस केस में। तो x प्लस 8x इज गिविंग 9x।
अगर आप देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ वाटर, जितना मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और जितना मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, इस रेशो को वी कैन से कि रेशो कितना है बेटा, x अपॉन 9x है। बिकॉज x अमाउंट हाइड्रोजन की कंज्यूम की, तो 9x अमाउंट किसकी प्रोड्यूस हुई, वाटर की प्रोड्यूस हुई, तो ये x अपॉन 9x हो गया। और x क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ये रेशो कितना आ गया, 1/9 आ गया। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर हाइड्रोजन एंड वाटर फॉर्म रेशो भी क्या है, फिक्स है। जितना मास हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा और जितना मास वाटर का प्रोड्यूस होगा, ये रेशो भी कितना है, फिक्स रेशो आ रहा है। ठीक है, 1/9। इसका क्या मतलब है कि जब जब वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का 1 यूनिट कंज्यूम होगा, तो वाटर के कितने यूनिट्स बनेंगे, 9 यूनिट्स बनेंगे। इन द सिमिलर मैनर जब जब वाटर का फॉर्मेशन होगा, अगर ऑक्सीजन का यूनिट कितना कंज्यूम हो रहा है, 8 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, तो उस केस के अंदर वाटर का कितना यूनिट बनेगा बच्चों, 9 यूनिट्स बनेगा। राइट, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग हम कभी भी रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास कंज्यूम्ड को विद द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। तो अगर हमें यह पता है कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है एंड वी नो द मास ऑफ हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हो रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि कितना मास ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा और कितना मास वाटर का प्रोड्यूस होगा। तो अगर हमें बाय चांस कभी इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, हमें बाय चांस कभी ये दे दे इफ, जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन इसे करते हैं, इफ लेट्स से 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with oxygen to produce water, then अगर आपसे पूछ ले अब यहां पे कि बताइए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा, तो व्हाट वी नो फ्रॉम दिस रेशो बेटा कि जितना मास ऑफ हाइड्रोजन और जितना मास ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, वो किस रेशो में है बेटा, 1/8 रेशो में है। तो अगर आप यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ हाइड्रोजन को रिलेट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे बेटा कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 times, mass of oxygen combining is 8 times mass of hydrogen consumed। जितना मास हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा उसका 8 गुना मास किसका रिएक्ट करेगा बेटा, किसका कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा। तो इस केस में जैसा कि आपको बताया कि हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है बेटा, 5 ग्राम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज 5 ग्राम। तो यहां पे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होने वाला है, 40 ग्राम कंज्यूम होने वाला है। नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यह पता है कि टोटल जितना मास हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा और जितना मास ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा उतना ही मास वाटर का प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में वाटर का मास कितना प्रोड्यूस होगा, इस केस में अगर आप वाटर के मास प्रोड्यूस को निकालोगे तो 5 ग्राम हाइड्रोजन का कंज्यूम हो रहा है, 40 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना बनेगा बेटा, 45 ग्राम मास ऑफ वाटर बनने वाला है। और यह बात आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जो मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज 9 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड। बहुत बेसिक तरीके से अपन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो 9 टाइम्स 5 ग्राम दैट्स कम्स आउट टू बी
45 ग्राम। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्लब कर दिया, और क्लब करने के बाद हमने इन चीजों को डिटरमिन किया, राइट। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए इस पे हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल में अपने से ये बोला गया है कि जब MgO बनता है, कब? जब मैग्नीशियम एयर में बर्न करता है। तो सबसे पहली चीज, बर्निंग इन एयर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वी कॉल कि यहां पे बर्निंग विद ऑक्सीजन है, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो पहले पार्ट में आपसे ये बोला है कि अगर MgO का 1.25 ग्राम प्रेजेंट है आपके पास, तो यहां पे मैग्नीशियम का मास कितना है? 0.750 ग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछा, बताइए मैग्नीशियम टू द ऑक्साइड का रेशो कितना है। अब ऑक्साइड का मतलब, कीप इन माइंड गाइस, यहां ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। यहां ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से नहीं है, यहां ऑक्साइड का मतलब क्या है? MgO है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और मैग्नीशियम का रेशो क्या आने वाला है, राइट। सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 435 ग्राम का मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहां पे कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। और तीसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक MgO के सैंपल में 2.25 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो यहां बताइए कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। एंड व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को लर्न करना है ना, तो बेटा अगर आपका सब्जेक्टिव पैटर्न स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। आप कभी वहां पे गलती करके तो नहीं आओगे, राइट। तो इसलिए एज ऑफ नाउ हम लोग ये सारे सवाल को सब्जेक्टिव पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब आप यहां पे ए पार्ट की बात करते हैं, आपसे पूछा है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशो बताना है, राइट। तो अगर आप यहां पे ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मास ऑफ मैग्नीशियम और मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशो कितना है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का मास कितना है? 0.750 ग्राम, और यहां पे मास ऑफ MgO कितना है बेटा? 1.25 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 3/5, दैट्स द मास रेशो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है यूजिंग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, देन फॉर 3 यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम आप 5 यूनिट मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना सकते हैं। मतलब यहां पे 2 यूनिट किसका लगेगा? यहां 2 यूनिट ऑक्सीजन का लगने वाला है। तो जैसे आपने मास ऑफ मैग्नीशियम और मास ऑफ MgO का रेशो 3/5 निकाला है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशो कितना है बेटा? 2/5 है। कितना रेशो है यहां पे? 2/5 का रेशो है। और एक रेशो से मैंने एक रेशो निकाला, हम एक और रेशो निकाल सकते हैं यहां पे। अब ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में जितना प्रेजेंट है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन जितना मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है, इनका रेशो कितना है? 3/2। अगर आप इन दोनों रेशोज को डिवाइड कर दोगे बेटा, तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहां पे मास ऑफ Mg, जो डिनोमिनेटर में मास ऑफ MgO गिवन है और यहां पे डिनोमिनेटर में जो मास ऑफ MgO गिवन है, ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने पे दोनों को डिवाइड करने पे वी विल गेट 3/2। तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमने मास ऑफ MgO, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ MgO, मास ऑफ मैग्नीशियम और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो निकाल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जो सवाल में आपसे पूछा गया है बेटा, उस सवाल के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग
आपको बस ये रेशो बताना है 3/5 है। बाकी एडिशनल जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो ये है कि इस रेशो की मदद से, इस रेशो की हेल्प से आप बाकी और क्या क्या रेशोज को डिटरमिन कर सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना है, 435 ग्राम है, तो आपको बताना है 435 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना मैग्नीशियम का मास प्रेजेंट है। यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो फ्रॉम दिस रेशो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, 3/5 टाइम्स मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस रेशो से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में मास ऑफ मैग्नीशियम पता करना है तो यह क्या होगा बेटा, ये होगा 3/5 टाइम्स मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो 3/5 टाइम्स मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दिया आपको, 435 ग्राम दिया है। ठीक है, कितना मास दे दिया आपको, 435 ग्राम दे दिया। अब 435 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे बेटा, ये कितना आएगा, दिस विल कम आउट 87। कितना आने वाला है ये, 87, और 87 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल गिव मी 261 ग्राम। इसका मतलब इन द 435 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 261 ग्राम क्या प्रेजेंट है बेटा, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और रिमेनिंग मास किसका प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन के मास को डिटरमिन करने के लिए इन्होंने अपने से एक और पार्ट पूछा है। इन्होंने यहां पे ये पूछा है कि अगर सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2.25 ग्राम क्या हो, मैग्नीशियम हो, तो यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो जो हमने पहले पार्ट में से जो रेशोस दूसरे निकाले, उस रेशो में एक रेशो मास ऑफ मैग्नीशियम और मास ऑफ ऑक्सीजन को भी रिलेट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इस केस में ये रेशो कितना है बेटा, 3/2 है। तो अगर मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करना होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम को 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सी पार्ट में हमें क्या डिटरमिन करना है, हमें डिटरमिन करना है मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या होगा, 2/3 टाइम्स मास ऑफ मैग्नीशियम। किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो इस केस में दैट इज 2/3 टाइम्स 2.25 ग्राम। इसको सॉल्व करने पे वी गेट 1.50 ग्राम। तो अगर एक सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास और उस सैंपल के अंदर मैग्नीशियम का मास कितना है बेटा, 2.25 ग्राम है, तो वहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1.5 ग्राम होगा। राइट, तो ये एक सवाल है जो कि रिलेट कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आइए इसी तरीके से अब हम अगले लॉ पे जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ डाल्टन ने प्रपोज किया था और इनका यह कहना है कि जब दो एलिमेंट्स, ठीक है, कीप इन माइंड नॉर्मली हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कितने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, और ये लॉ हमें क्या बोलता है, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करें और जब वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो उनके कंबाइनिंग के तरीके दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं और वो दो तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं, तीन तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जब आप कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हो बेटा, तो इस केस में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अमूमन तीन तरीके से कंबाइन करते हैं। मेजरली दो तो हमें पता होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज वन मोर वे, कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 जिसका फॉर्मूला होता है। तो ये तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन। मल्टीपल तरीके से कंबाइन करने का मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे के से दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड। सिर्फ कंपाउंड की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नॉर्मली हम वो जानते हैं दो कंपाउंड्स हैं H2O एंड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
जब आप सल्फर ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो अमूमन वो दो तरीके से कंबाइन करते हैं, पहला सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 एंड SO3 की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो ये मल्टीपल तरीके से कंबाइन करते हैं, जैसे ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये N2O की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये NO की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये N2O3 की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये N2O4 की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये N2O5 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ऐसे टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पे एप्लीकेबल होता है जो कि मल्टीपल तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट कर सके। इसका नाम भी तो बेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा है, मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल रेशो, यही तो इसका नाम हमें सपोज करवा रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, एक से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करने के लिए, तो ये लॉ हमें क्या बोलता है कि आप दो में से किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, मतलब उस एलिमेंट का मास हर कंपाउंड में सेम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेट्स से हर कंपाउंड में हम नाइट्रोजन का मास कितना ले लेते हैं, x ग्राम, मतलब सेम लेते हैं। यू कैन टेक एनी मास, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, जो आपको नंबर सही लगे। मैं एक जनरलाइज नंबर ले रहा हूं, x ग्राम। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अपने को क्या बोलता है बेटा, कि जब आपने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, देन जो दूसरा एलिमेंट हर कंपाउंड में रिएक्ट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन है यहां पे, ऑक्सीजन। ये लॉ ये बोलना चाह रहा है अपने को कि ये जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है ना, इनके जो मासेस हर कंपाउंड में रिएक्ट कर रहे हैं विद x ग्राम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मास N2O में, ऑक्सीजन का मास NO में, ऑक्सीजन का मास N2O3 में, ऑक्सीजन का मास N2O4 में, ऑक्सीजन का मास N2O5 में। तो ये लॉ अपने को ये बोलता है कि ये जो हम ऑक्सीजन के मासेस निकाल रहे हैं ना फॉर x ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हर कंपाउंड में ये जो ऑक्सीजन का मास होगा बेटा, हर कंपाउंड में इन मासेस का जब आप रेशो निकालोगे ना, मतलब 5 टाइप के ऑक्सीजन के मास आएंगे मेरे पास, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें कंपाउंड से। तो ये लॉ ये बोलता है कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन हर कंपाउंड से आ रहा है, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। किस रेशो में होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। मतलब वो रेशो किसका आएगा, होल नंबर्स का रेशो आने वाला है, राइट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फिर से सुन लीजिए क्या बोलता है, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, द मास ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइनिंग इन ऑल द कंपाउंड्स विल बियर सिंपल होल नंबर रेशो। क्या बियर करेगा वो, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा, राइट। दिस इज व्हाट दिस लॉ इज स्टेटिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया और H2O2 का एग्जांपल दिया कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, दो टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, H2O एंड H2O2। तो एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी गॉट कि वाटर बनाने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में 1:8 का रेशियो होता है, so that's 1:8 का रेशियो, और in the 9 parts water is formed. Experimentally we also got कि अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम यूज हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तब ऑक्सीजन का मास कितना रिएक्ट करता है, 32 ग्राम रिएक्ट करता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। ओके, एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये भी बोल सकते हैं कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 32 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बनने वाला, 34 ग्राम, 34 ग्राम की H2O2 की फॉर्मेशन यहां पे होने वाली है, राइट। सो अब यहां पे अगर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है,
फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट। तो जैसे हमने यहां पे हाइड्रोजन के मासेस को कितना ले लिया, 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया हमने। अभी लॉ क्या बोलता है कि ऑक्सीजन का मास जो पहले कंपाउंड में रिएक्ट कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन का मास दूसरे कंपाउंड में रिएक्ट कर रहे हैं, अगर आप मास ऑफ ऑक्सीजन H2O में निकालोगे एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 में निकालोगे, ठीक है, ये रेशो कितना आ रहा है, यहां 16 ग्राम है, यहां 32 ग्राम है, ये रेशो देखो कितना आ गया, 1/2 आ गया। होल नंबर्स का रेशो आ गया, होल नंबर्स का रेशो आ गया, 1 इज होल नंबर, 2 इज ऑल्सो होल। तो फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विल बी इन द रेशो ऑफ 1:2। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, यूजुअली बच्चों को इसका सिग्निफिकेंस समझने में थोड़ा सा इश्यू होता है कि इसका यूज क्या है। तो आगे हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, वहां हम ये पढ़ते हैं कि सेम एलिमेंट्स के मासेस सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो जो स्टेटमेंट डाल्टन ने डिराइव किया था वो इसी लॉ की देन थी, ठीक है। तो जहां पे एटम्स के मासेस का रेशो सेम आ रहा है, ठीक है, 1:2 आ रहा है, होल नंबर्स के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मासेस ऑक्सीजन के H2O और H2O2 में इन मासेस का रेशियो 1/2 फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर H2O के अंदर एक एटम ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है, राइट, देन H2O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन करेंगे। बिकॉज अगर एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मासेस सेम है, तो जब वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करेंगे फॉर द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, तो वहां पे वो दूसरे एटम्स का जो मास रेशियो आएगा वो उनके नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो में भी कंक्लूड होगा, ठीक है। तो H2O के अंदर अगर एक एटम ऑक्सीजन का है तो H2O2 में 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने उस स्टेटमेंट को प्रपोज किया था कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मासेस सेम होता है, जबकि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मासेस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था यहां पे N2O के लिए, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, अगर हमें एटॉमिक मासेस का जो हमें ज्ञान है, अगर हम उसे यूज करें यहां पे, ठीक है। अब मुझे कोई पूछ ले कि बताओ यहां पे किस रेशो में ये कंबाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में अपन इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक टेबल के फॉर्म में इसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। तो यहां पे नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास लिखते हैं। N2O के अंदर 2 एटम्स नाइट्रोजन के हैं और 2 एटम्स का मास कितना हो गया, एक एटम का मास 14U, तो 2 एटम का मास कितना हो गया, 28U। तो इसका मास कितना हो गया यहाँ पे 28U, और एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। NO के अंदर अगर आप चर्चा करेंगे बेटा, एक एटम का मास 14, 16। N2O3 के अंदर, ठीक है, 28 एंड 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 48। N2O4 के अंदर 28 एंड 64, ठीक है, और ऐसे ही N2O5 में 28 एंड कितना हो गया ये 80। अब अपन क्या बोल रहे हैं, सेम मास ऑफ वन एलिमेंट, लेट्स से अपन नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देते हैं, तो कॉमन नंबर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 28 दिखाई दे रहा है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज कि आप NO में नाइट्रोजन के मास को डबल कर दोगे तो कितना हो गया वो 28, तो ऑक्सीजन का मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा,
वो कितना हो गया 32। तो फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कितना यूज हो रहा है यहाँ पे 28 ग्राम यूज हो रहा है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे किस किस के अंदर, मास ऑफ ऑक्सीजन N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये रेशो कितना आ रहा है बेटा 16:32:48:64:80। ठीक है, ये रेशो कितना आ गया 1:2:3:4:5। मतलब अगर आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, मतलब नाइट्रोजन के एटम फिक्स कर दिए। ठीक है, तो फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन का मास का रेशो कितना 1:2:3:4:5। तो इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशो भी क्या होगा 1:2:3:4:5 होगा फॉर सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। आप सब में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या कर दो, सेम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल NO है ना, इसको आप N2O2 हालांकि लिख नहीं सकते, बट समझने के लिए, बिकॉज सब में नाइट्रोजन के एटम कितने 2 है, N2O2 कर दिया तो ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो देखो, जैसे आपने इसे N2O2 लिखा, जैसे आपने इसे N2O2 लिख दिया, कर नहीं सकते, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम सेम कर दिए ना, तो ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5, तो जो मास रेशो आ रहा है वही उनके नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशो आ रहा है, राइट। जैसे हम यही बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स का जो मासेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इससे यहां से डाल्टन ने अपने को वो पॉइंट निकाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की भी चर्चा की जाती है। Then when we talk about Gay-Lussac law of gaseous volume, तो ये लॉ किसकी बात करता है, ये लॉ बात करता है गैसेस के कॉम्बिनेशन की और गैसेस के प्रोडक्शन की। ये लॉ हमें ये बोलता है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपने अलग अलग गैसेस लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, आप उनको जब एक दूसरे से रिएक्ट करवा रहे हो, तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जब गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है तो उनके जो वॉल्यूम एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं वो वॉल्यूम्स किस रेशियो में होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या बोला गया है यहां पे कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन जब गैसेस बनती है या प्रोड्यूस होगी या फिर कंज्यूम होगी, ठीक है, तब वो रेशो किस रेशो में कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट किए और क्या फॉर्म किए, वाटर की फॉर्मेशन की है। अब हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंटली वी गॉट 100 ml हाइड्रोजन का 50 ml ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वाटर वेपर, पॉइंट टू बी नोटेड, वाटर वेपर बना रहे, गैसेस फॉर्म बना रहे वाटर की, कितना बनेगा 100 ml। ठीक है, तो आप सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस का 100 ml ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस का 50 ml ले रहे हो, तो वाटर वेपर कितनी बन रही है, 100 ml बन रही है। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम्स का रेशो निकालोगे, वो वॉल्यूम्स का रेशो कितना आएगा 2:1, और उसी टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो रहा है, वाटर वेपर की भी फॉर्मेशन हो रही है, 100 ml वॉल्यूम बन रहा है, तो ये रेशो कितना आ गया 2, मतलब 100:50:100। ओके, फिर से समझ लीजिए ये लॉ क्या बोलता है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जब गैसेस एक दूसरे से कंबाइन करती है या फिर गैसेस प्रोड्यूस होती है, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही दूसरा रूप है, बट यह है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, वो उनका वॉल्यूम रेशियो क्या है, फिक्स हो गया। एक जोसेफ प्राउस ने जो दिया था वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, बट गे-लुसेक ने जो ये लॉ दिया है अपने को, ये लॉ क्या बोल रहे हैं,
बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ये काइंड ऑफ कैसा लॉ है बेटा, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का एक और फॉर्म है। सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट कि गैसेस एक दूसरे के साथ जब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे कंबाइन करती है या प्रोड्यूस होती है, सिंपल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन करेंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे। सो दैट वाज द लॉ गिवन बाय गे-लुसाक। इन द सिमिलर मैनर एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ की अगर आप बात करें तो एवोगैड्रो ने ये कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, गैसेस के अगर इक्वल वॉल्यूम प्रेजेंट है, नाउ दे आर नॉट, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्शन, गे-लुसाक के लॉ में रिएक्शन करवा रहे थे। ठीक है, तो गैसेस रिएक्ट कर रही थी और प्रोड्यूस हो रही थी। यहां पे एवोगैड्रो लॉ के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्वल वॉल्यूम की बात करें, इक्वल वॉल्यूम प्रेजेंट है बस। तो एवोगैड्रो ने यह कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर गैसेस के इक्वल वॉल्यूम हमारे पास प्रेजेंट है तो वहां पे विल बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास एक बलून में यहां पे हीलियम गैस प्रेजेंट है। ठीक है, एक बलून में कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा, एक बलून में हीलियम गैस प्रेजेंट है, एक बलून के अंदर O2 गैस प्रेजेंट है और एक बलून के अंदर N2 गैस प्रेजेंट है। राइट, तो अगर तीनों बलून्स में टेम्परेचर, प्रेशर और तीनों बलून्स का वॉल्यूम ये सब आपने सेम रखा है, तो अगर हीलियम में X मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हीलियम के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास, हीलियम के अगर X मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो O2 के भी क्या होंगे बेटा, X मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे और N2 के भी क्या होंगे हमारे पास, N2 के भी हमारे पास X मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पे, सेम होंगे। तो एक्सपेरिमेंटली फॉर द आइडियल गैसेस हमें ये चीज पता है, एवोगैड्रो ने अपने को ये चीज बता के दी कि फॉर आइडियल गैसेस at STP condition. Now what is STP condition? What is STP condition here? STP condition का मतलब हो गया 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature. This is STP condition. ठीक है, इस कंडीशन पे अगर आप हर गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम ऑफ ईच गैस ले ले, देन हर गैस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस क्या होंगे यहां पे प्रेजेंट होंगे। दिस इज व्हाट एवोगैड्रो एक्सप्लेन्ड टू अस। ठीक है, तो 1 मोल हीलियम गैस 273 केल्विन टेम्परेचर 1 atm प्रेशर, 1 मोल O2 273 केल्विन टेम्परेचर 1 atm प्रेशर, 1 मोल N2 273 केल्विन टेम्परेचर 1 atm प्रेशर। तो इन सब का वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है बेटा, इन सब का वॉल्यूम 22.4 लीटर यूज हो रहा है। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब वो टेम्परेचर प्रेशर जरूरी नहीं है कि एसटीपी हो, कुछ भी हो सकता है, हर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखे आपने, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर 10 अलग अलग गैसेस हैं, सबके वॉल्यूम सेम है, तो सब में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एंड दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो इस तरीके से टोटल 5 लॉ ऑफ क्या है हमारे पास, केमिकल कॉम्बिनेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
gaseous volume combining given by Gay-Lussac, and the fifth law is Avogadro's law. तो ये जो 5 लॉज आपके सामने है ना, ये हर केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे, फॉलो होंगे. एवोगैड्रोस लॉ एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गैसेस पे एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस. बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हर फेज पे क्या है, एप्लीकेबल है. ओके तो इन सारी चीजों को यूज करते हुए डाल्टन ने सर्टेन पॉइंट्स हमें मेंशन किए रिगार्डिंग हिज नॉलेज रिगार्डिंग द एटम. उस समय तक जो जो चीजें उन्हें पता थी उन सब को उन्होंने क्लब किया इन द थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, डाल्टन ने पहला पॉइंट हमें यह मेंशन किया कि एक मैटर जो सब्सटेंस होता है वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. तो एक मैटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ये हालांकि डेमोक्रेटिस ने पहले दे दिया था, लेकिन सालों बाद जो है डाल्टन ने इसको वापस से स्टडी किया और इस पॉइंट को मेंशन किया. ये सारे पॉइंट्स डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से डिराइव किए हैं. ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. फिर उन्होंने बोला कि एक गिवन एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो उनके टाइम तक जो उन्हें चीजें पता थी उनके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग, एक एलिमेंट के आप कितने भी एटम्स ले लो, कोई भी एटम ले लो, हर एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात हो रही है. आज की डेट पे वी हैव अपडेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंक्लूडिंग डाल्टन ने क्या बोला, मासेस भी क्या होंगे, हर एटम के सेम होंगे. एक एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस सेम होंगे. और डाल्टन ने यह भी बोला कि अगर वो एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे. और अलग अलग एलिमेंट्स के अगर वो एटम्स हैं तो उनके मासेस भी क्या होंगे, डिफर करेंगे. राइट, तो पहला पॉइंट, मैटर किससे बना है, एटम से बना है. एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एक एलिमेंट के सारे एटम्स के बिहेवियर सेम होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. और अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, देन उन्होंने ये बोला कि जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, when atoms of different elements combine in fixed ratio by mass, क्या फॉर्म करते हैं, वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. और आज की डेट पे हम ये बोल सकते हैं ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास को हम फिक्स्ड रेशियो बाय मोल भी बोल सकते हैं. सो व्हेन एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में या फिक्स्ड रेशियो बाय मोल्स में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. और जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अगर वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. जैसे अभी एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो एटम्स अलग अलग सिंपल होल नंबर रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां हम बोलते हैं कि एटम्स दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज टोटल मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. तो डाल्टन ने ये बोला कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो वो क्या इन्वॉल्व करेगी, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व करेगी. मतलब कोई नया एटम फॉर्म नहीं होगा, कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल जब H2 और Cl2 एक दूसरे से कंबाइन करके HCl की फॉर्मेशन करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, H और H के बीच में बॉन्ड होता है, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड होता है. देन विद टाइम क्या होता है, विद टाइम द बॉन्ड बिटवीन H एंड H ब्रेक्स, द बॉन्ड बिटवीन Cl एंड Cl ब्रेक्स,
और क्या होता है, H और Cl एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं HCl बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई, एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। पहले बॉन्ड H और H के बीच में था, Cl और Cl के बीच में था, अब प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड H और Cl के बीच में है। ठीक है, तो नए एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, यहां पे वही एटम्स हैं सारे के सारे, राइट, बस उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी है, वो अब दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डेड है। सो जस्ट रीअरेंजमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, राइट, और यूजिंग दिस वी से कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब मैं हाइड्रोजन के एटम को केमिकल रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आयरन के एटम को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। काश ऐसा पॉसिबल होता कि केमिकल रिएक्शन में आयरन के एटम को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, हम सब अमीर होते हैं, सबके घरों में बहुत आयरन, हम केमिकल रिएक्शन करवाते और आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करते जाते, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो उसके लिए तो क्या करनी पड़ेगी, रियल गोल्ड खरीदना पड़ेगा, गोल्ड बनाना है तो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना। तो यही हमारा टारगेट है, यही हमारा टारगेट है कि हम केमिस्ट्री को बेसिक्स से कवर करते चले, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझें। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि नोट्स भी काफी अच्छे से लिखें, बिकॉज नोट्स की सुंदरता आपको उनको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। ओके, तो ये हो गए डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स, बट डाल्टन के सर्टेन ड्रॉबैक्स थे। जब लेटर ऑन, जैसे अपन बात करते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट की, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा कि करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से मास ट्रांसफर होगा, तो उससे फैराडे ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की चर्चा की। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। रदरफोर्ड ने लेटर ऑन क्या किया, रदरफोर्ड ने लेटर ऑन ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हाइड्रोजन गैस को जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट में यूज किया, ठीक है, तो ये पता करके दिया कि वो एनोड रे क्या है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोटॉन है, राइट। जेम्स चैडविक ने हमें ये पता करके दिया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन शॉर्ट हमें ये पता लगा फ्रॉम द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या, एटम डिविजिबल है। ठीक है, एटम क्या है, डिविजिबल है, ये टाइनीएस्ट पार्टिकल नहीं बचा, अब एटम के अंदर भी दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे ये डिसएग्रीमेंट पे आ गए कि एटम डिविजिबल नहीं है टाइनीएस्ट नहीं है मतलब उन्होंने बोला टाइनीएस्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता लगे तो अब वो टाइनीएस्ट नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि एटम से भी छोटे हैं। उसके बाद आइसोटोप और आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई। तो आइसोटोप और आइसोबार की डिस्कवरी से हमें यह पता लगा कि सेम एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एक आइसोटोप क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 की अगर आप बात करें एंड क्लोरीन 37 की अगर आप बात करें तो क्लोरीन 35 का अप्रोक्सीमेट मास 35U होता है और क्लोरीन 37 का अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है, 37U होता है।
तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके मासेस क्या हैं, अलग अलग हैं। ये आइसोटोप है क्लोरीन के। मतलब एटॉमिक मास इज नॉट द यूनिक आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के मासेस अलग अलग आ रहे हैं, ये आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही आइसोबार्स में भी क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के मासेस सिमिलर आ सकते हैं। ये आइसोबार्स की कहानी है, वहां पे एटॉमिक मासेस क्या आते हैं, सिमिलर आते हैं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एटॉमिक मास उसके यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। बट लेटर ऑन हमें ये पता लगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अपन ने लेटर ऑन बोल दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिक आइडेंटिटी है, राइट। तो ये जो अपन ने बोला कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस सेम होते हैं, उस पे अपन डिसएग्रीमेंट पे आ गए आइसोटोप्स की वजह से। और अलग अलग एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस अलग अलग होते हैं, उससे भी अपन डिसएग्रीमेंट पे आ गए, ठीक है। जैसे कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, इनका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास 14U होता है, नियरली सेम इनके एटॉमिक मासेस होते हैं, इसलिए एटॉमिक मासेस यूनिक प्रॉपर्टी तो नहीं है। ओके, देन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है, ये वो पॉइंट है जो इस साल नीट 2025 में पूछा गया था, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो ये बोलता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को तो एक्सप्लेन कर देती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन डाल्टन के पास इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था। डाल्टन ने ये तो बोल दिया कि फिक्स रेशियो बाई मास में दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन उनके पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं था क्यों गैसेस फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करती है, ठीक है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। बाकी के तीन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रूव कर सकती है। डाल्टन के पास इस बात का तो एक्सप्लेनेशन था कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, बट इस बात का नहीं था क्यों कर रहे हैं, वाई एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन डाल्टन के पास नहीं था, बट ही वाज अवेयर ऑफ दिस थिंग। एटम्स कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण है इसके पीछे, ये एक्सप्लेनेशन डाल्टन के पास बेटा बिल्कुल भी नहीं था। एंड अगेन डाल्टन की जो थियोरी है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो आज हमने डिस्कशन किया वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे था, राइट। फर्दर लेक्चर्स में हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे सम मोर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। सो गाइस, आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। और मैं चाहूंगा, ठीक है, कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे एक स्ट्रांग होल्ड लाएं, बिकॉज ये ऐसा चैनल आपको एक मिला है अभी जिस पे सारी चीजों को बहुत बेसिक से और एक एक चीज को कवर किया, आपको कवरेज यहां पे मिलने वाली है। भले वो आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो, एनसीईआरटी के लाइंस हो, पीवाईक्यूज का डिस्कशन हो, ठीक है, आपको वो सारी फैसिलिटी यहां मिलेगी। इस ऑनलाइन चैनल पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। तो गाइस, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी इंफॉर्मेशंस के साथ कनेक्टेड रहें। सो वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।